नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एच स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास सेशन के विरुद्ध मैंने 3 वीडियो तो पहले बना रखा है, जिसमें सीआरपीसी की धारा, आईपीसी की धारा के बारे में मैंने बताया था। आज आप पढ़ांगा दहेज निषेध अधिनियम 1961। ये पढ़ांगा दहेज निषेध अधिनियम दहेज निषेध अधिनियम 1961। दोस्तों, दहेज निषेध अधिनियम बना था, ये बना था कब बना? 1961 में। और ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। ये तो बात आती है कि भाई ये दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बना। इससे पहले भी ये अधिनियम कई अन्य नामों से जाना जाता था। जैसे इससे पहले एक अधिनियम था जिसका नाम था सिंध लेनी देनी अधिनियम। सिंध प्रांत था, उधर जाना जाता था ये अधिनियम है। ये अधिनियम पहले इस नाम से सिंध लेनी देनी अधिनियम। ये सिंध लेनी देनी अधिनियम है, ये कब बना था? ये बना था 1939 में। कब बना दोस्तों? 1939 को। भाई दहेज निषेध अधिनियम तो 1961 में लागू हुआ। इससे पहले भी अधिनियम तो थे, हाँ अधिनियम थे, लेकिन वो अलग अलग नामों से जाने जाते थे। 1939 में एक अधिनियम बना जिसका नाम था सिंध लेनी देनी अधिनियम। और इसके बाद ये अधिनियम धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में लागू होने लगा। सबसे पहला प्रयास किया लागू करने का, वो क्या था? ये सिंध लेनी देनी अधिनियम प्रथम लागू करने वाला राज्य, प्रथम बार ये सिंध लेनी देनी अधिनियम था। ये अपने भारत में लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था दोस्तों, कौन सा था? बिहार। कौन सा राज्य था? बिहार। भाई ये सिंध लेनी देनी अधिनियम बना तो 1939 में, और भारत में इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? तो वो लागू करने वाला प्रथम राज्य बना बिहार। और कब है ये बना था? 1950 को। कब है? 1950 को। इसके बाद में क्या दोस्तों कि भाई पंजाब राज्य है, सॉरी बिहार राज्य लागू करने वाला क्या हो गया? प्रथम राज्य हो गया। जो सिंध लेनी देनी अधिनियम था उसको लागू करने वाला बिहार राज्य प्रथम बन गया। इसके बाद में बात आती है दोस्तों की भी दूसरा राज्य कौन सा है जो इस नियम या इस अधिनियम को लागू करने वाला दूसरा राज्य। दूसरे राज्य की बात आती है तो दोस्तों दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा था? दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कब लागू किया? आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था 1958 को। कब हुआ? 1958 को। तो इस अधिनियम को दूसरा लागू करने वाला राज्य बना। दूसरा लागू करने वाला राज्य कौन सा बना? दूसरा लागू करने वाला राज्य बना था, वो बताया था मैंने अभी आपको दोस्तों, कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कब लागू हुआ दोस्तों? बिहार में तो देखो 1950 में लागू हुआ। दूसरा राज्य है वो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में कब लागू हुआ? 1958 में। यहाँ तक ये अधिनियम है, कहीं लागू हुए कहीं नहीं लागू हुए। भारत में सबसे पहले लगने वाला राज्य बिहार बना जो 1950 में लागू हुआ। इसके बाद दूसरा राज्य है भारत में ये सिंध लेन देन अधिनियम लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, और ये आंध्र प्रदेश में कब? 1958 में। इसके बाद में क्या है कि ये अधिनियम बन के आता है।
इस अधिनियम की जो संयुक्त अधिवेशन की प्रथम बैठक हुई वो कब हुई भाई? दहेज निषेध अधिनियम की, दहेज निषेध, दहेज निषेध अधिनियम की दहेज निषेध अधिनियम की प्रथम संयुक्त अधिवेशन की बैठक दहेज निषेध अधिनियम की प्रथम संयुक्त अधिवेशन की बैठक कब हुई दोस्तों? कब होना चाहिए? ये हुई थी 6 और 9 मई, 6 व 9 मई 1961। दहेज निषेध अधिनियम की प्रथम संयुक्त अधिवेशन की बैठक, संयुक्त अधिवेशन की बैठक कब हुई? दहेज निषेध अधिनियम की प्रथम संयुक्त बैठक 6 व 9 मई 1961 को हुई थी। इसके बाद में 1 जुलाई, दहेज निषेध अधिनियम 1 जुलाई 1961 को, 1 जुलाई 1961 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। कब हुआ लागू? 1 जुलाई 1961 को पूरे भारत में क्या हुआ? लागू हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों एक बार और रिपीट मान लो कि सिंध लेनी देनी अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम से पहले भी अधिनियम थे, ऐसी बात नहीं कि अधिनियम नहीं थे, अलग अलग नामों से पुकारते थे। पहला अधिनियम बना वो सिंध लेनी देनी अधिनियम बना वो 1939 में बना। इसके बाद भारत में लागू करने वाले प्रथम राज्य की बात करें तो सिंध लेनी देनी अधिनियम भारत में लागू करने वाला प्रथम राज्य था बिहार, जो 1950 में लागू हुआ। इसके बाद दूसरा राज्य है सिंध लेन देन अधिनियम लागू करने वाला दूसरे राज्य की बात करें तो वो था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में 1958 में लागू हुआ। इसके बाद में 1958 में लागू होने के बाद में ये जो दहेज निषेध अधिनियम है इसकी संयुक्त अधिवेशन की प्रथम बैठक हुई, और वो प्रथम बैठक कब हुई? वो हुई थी 6 और 9 मई 1961 को, और 1 जुलाई 1961 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में क्या हुआ? लागू हो गया। इसके बाद में दहेज की धारा प्रदान हुआ। ये तो थे अधिनियम लागू होने के बाद, तो ये दहेज निषेध अधिनियम बना। इससे पहले भी अधिनियम था, लेकिन ये पहले सिंध प्रांत में बना, सिंध लेने देने अधिनियम के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में धीरे धीरे भारत में लागू हुआ, और 1, 2, 4 राज्यों में लागू होने के बाद इसकी बैठक हुई, और इस बैठक के बाद पूरे भारत में ये दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाकर पूरे भारत में लागू कर दिया। अब देखो दहेज की धारा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और बाद में अपनी कॉपी में उतार लेना। अब भाई मतलब दहेज निषेध अधिनियम में 3 प्रकार की चीजें हो गए। कौन सी? एक तो क्या भाई? स्त्री धन है, स्त्री धन, ठीक है गुरु जी। एक वह उपहार, वो स्त्री धन के वह, वो उपहार के वह, एक वह उपहार, एक वह मेहर की राशि। क्या होती है? मेहर की राशि। आप सब पहले तो बात करा चाहेंगे स्त्री धन। स्त्री धन कौन सा है गुरु जी? स्त्री धन बता सा, स्त्री धन वो उपहार या जेवरात है, वो या वे उपहार, वे उपहार या जेवरात यानी गहनों, उपहार या जेवरात जो
अपने पिता के द्वारा दिया जाता है। अपने पिता के द्वारा दिया जाता है। स्त्रीधन कौन सा होता है? स्त्रीधन वे होता है, वे उपहार या जेवरात है जो अपने पिता के द्वारा दिया जाता है। जैसे कीमती वस्तुएं, कौन सा कीमती वस्तु, कीमती वस्तु किसी का गुरु जी, अरे कीमती वस्तु वह टू में जो को गहनों वगैरह का लेनी, वो हो गई कीमती वस्तुएं। कीमती वस्तु की और फर्नीचर, फर्नीचर और टीवी हो, फ्रिज हो, ये चीजें जो अपने पिता देता है अपनी लड़की को उपहार स्वरूप और जेवरात है, यानी वे उपहार और जेवरात है जो अपने पिता के द्वारा दिया जाता है। जैसे कीमती वस्तुएं यानी गहनों और फर्नीचर है, टीवी, फ्रिज, ये किस में आते हैं? ये सब आते हैं स्त्रीधन में। अब बात आई आपने के उपहार के, तो अब जो सा उपहार, अब बात कर आप उपहार के, लो सा उपहार के बाबू जी, उपहार वो होता है पति के परिवार की तरफ से, यानी पति के परिवार की तरफ से, पति के परिवार की तरफ से, और पति के परिवार की तरफ से या उसके पता या उसके पति या पति के नातेदार के द्वारा, यानी जो लड़की होती है, लड़की के जो पति देव होते हैं, पति के परिवार की तरफ से या पति के या फिर पति के रिश्तेदार व संबंधियों के द्वारा, संबंधियों यानी पति देव का संबंधी पति के परिवार की तरफ से उपहार, यानी उस लड़की को उपहार देते हैं जो पति का जो परिवार वाले देते हैं, और जो पति के रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो जो पति के परिवार की तरफ से और पति के रिश्तेदार की व संबंधियों की तरफ से, संबंधियों की तरफ से दिया जाने वाला उपहार है। वह क्या की श्रेणी में गुरु जी? वह आवेगा सा उपहार की श्रेणी में। स्त्रीधन में तो जो अपने पिता जो जेवरात वगैरह या कीमती वस्तुएं वह फर्नीचर, टीवी आदि वगैरह जो सामान देते हैं, वो तो आएगा स्त्रीधन के अंदर। उपहार के संबंध, उपहार वो होता है जो पति के परिवार वाले और पति के रिश्तेदार संबंधी आदि जो लड़की को उपहार स्वरूप देते हैं, वो होता है उपहार राशि। एक और आ है मेहर की राशि, आ किसी में कौन सी आती है? मेहर की राशि आ किसी में, आ भी बता दें। ये जो मेहर की राशि है, ये शरीयत का कानून, किसका कानून? शरीयत का कानून, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शरीयत का कानून व मुस्लिम पर्सनल लॉ था, मुस्लिम पर्सनल लॉ तथा उसके
इसे दहेज में शामिल नहीं किया जाता है। मुस्लिम पर्सनल शरीयत का कानून यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ इसे शरीयत में शामिल नहीं किया जाता है, किया जाता है। यानी मेहर की राशि कौन सी है? मेहर की राशि वह को मांगो जो मुस्लिम समाज होता है, मुस्लिम समाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्ड या शरीयत का कानून में ये राशि शामिल नहीं होती है, उससे क्या कहते हैं? मेहर की राशि। यानी शरीयत के कानून में ये राशि वो शामिल नहीं होती है, उसे कहते हैं ये मेहर की राशि। तो समझ में आया होगा स्त्रीधन कौन सा होता है, उपहार क्या होता है और मेहर की राशि क्या होती है। तो स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में पढ़ेंगे अपने दहेज निषेध की मुख्य धारा। अब आप पढ़ना कि दहेज निषेध अधिनियम की मुख्य धारा ये पढ़ांगा। अब आप पढ़ांगा धारा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 1। धारा 1 में की है गुरुजी? धारा 1 में की कौन? धारा 1 में है दहेज की प्रस्तावना। क्या है? धारा 1 में है दहेज की दायजे की प्रस्तावना। दहेज की प्रस्तावना। ठीक है। बाद में है धारा 2 दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2 के अंदर क्या आता है? दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2 के अंदर आता है दायजे की परिभाषा। दहेज की परिभाषा। धारा 1 में तो दहेज की प्रस्तावना है, धारा 2 में क्या? धारा 2 में है परिभाषा। इनके बाद में है धारा 4। इनके बाद में धारा 4। धारा 4 धारा 4 कहती है कि दहेज की मांग करना, यानी दहेज की मांग करना कानूनन अपराध है। धारा 4 में क्या है? दहेज की मांग करना। भूल चुकी हो ना कर लिया, बहुत थोड़ा पढ़ लो। दहेज की मांग करना। धारा 4 ये कहती है कि भाई इसके लिए अलग। अच्छा धारा 3 भूल गया। धारा 3 एक मिनट। धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 कहती है दहेज लेना व देना क्या है? अपराध। दहेज लेना देना क्या है? अपराध है। यानी धारा 3 कहती है कि दहेज लेना व देना दोनों क्या है? अपराध है। यानी लेने वाला भी अपराधी है और दहेज देने वाला भी क्या है? अपराधी। इसके लिए कम से कम सजा की बात करें तो 5 साल का जुर्माना। सजा की बात करें तो कम से कम 5 वर्ष की सजा प्लस 15,000 रुपये जुर्माना। 15,000 को जुर्मानो, 5 साल की कैद। और इसके उपरांत भी और क्या है कि वस्तु की कीमत जो अधिक होगी, यानी जो वस्तु मांगी है वह वस्तुओं की कीमत देखी जाएगी। वस्तु की कीमत जो भी अधिक हो,
यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर दहेज, धारा 3 कहती है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, दहेज लेना भी अपराध है, दहेज देना भी अपराध है। अगर इसकी सजा की बात करें तो कम से कम 5 साल की सजा है और 15,000 रुपए का जुर्माना। और दूसरी बात है, इन दोनों में 5 वर्ष का जुर्माना नहीं, 15,000 का जुर्माना, 5 वर्ष की सजा के उपरांत उससे उपहार जो आपने मांगी है उसकी कीमत जो भी इन दोनों में अधिक होगा, यानी या तो ये अधिक होगा, ये अधिक होगा, जो भी अधिक होगा वही सजा मिलेगी। इसके बाद में धारा 4, इसके बाद में आती है धारा 4। धारा 4 मैंने अभी बताया था कि दहेज की मांग करना, जो दहेज की मांग करे वो धारा 4 के अंदर तैयारी है। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 कहती है दहेज की मांग करना। क्या ये मांग करने? दहेज की मांग करना भी अपराध है। इसके बाद में बात आती है कि सजा की बात करें तो इसकी सजा न्यूनतम बात करें तो 6 माह की सजा, 6 माह की सजा प्लस इसकी जुर्माने की बात करें तो इसका जुर्माना होगा 10,000 रुपये। 6 माह से 12 माह थे, न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 12 माह प्लस 10,000 रुपया की है जुर्माना। इन दोनों में जो भी अधिक होगा वो उस पर लगेगा। तो दहेज निषेध धारा आप याद करने के लिए बस ज्यादा आपको क्यों नहीं, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले पता होता है कि सबसे पहले प्रस्तावना है। धारा 1 में प्रस्तावना, धारा 2 में क्या है? धारा 2 में परिभाषा, धारा 3 दहेज लेना और देना अपराध है और इसकी सजा की बात करें तो कम से कम 5 साल सजा प्लस 15,000 रुपए का जुर्माना और जो कीमत है वस्तु की या वो दोनों में अधिक हो वही। धारा 4 कहती है कि दहेज की मांग करना कानूनी अपराध है और इसके लिए कम से कम न्यूनतम 6 माह से 12 माह तक की सजा हो सकती है प्लस 10,000 रुपए का जुर्माना। इसके बाद में आती है धारा 4A। धारा 4A, धारा 4A क्या कहती है कि दहेज से संबंधित, यानी दहेज से संबंधित विज्ञापन नहीं लग कर सकते आप दहेज से। धारा 4A कहती है दहेज से संबंधित विज्ञापन पर रोक। क्या पर है? विज्ञापन पर है रोक। यानी धारा 4A का मतलब हो गया कि आप किसी अखबार या समाचारों के माध्यम से आप ये नहीं दे सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा लड़कर आप इतना रुपया में दाई जो ले वो सिस्टम करांगा। ये सब सिस्टम है वो किसके अंदर है? धारा 4A। धारा 4 यही बात बताती 4A कि भाई आप जो समाचारों के माध्यम से आप विज्ञापन नहीं दे सकते, क्योंकि इस विज्ञापनों में जो कुछ कई लोग होते हैं जो मांग रखते हैं कि हम ये मांग रखते हैं, ये है वो है, तो ऐसा वगैरह जो सिस्टम होता है उस पर धारा कौन सी लगती है? तो उस पर लगती है धारा 4A। इसके बाद में आती है और इसके लिए सजा की बात करें तो 6 महीना से 5 वर्ष, न्यूनतम 6 माह से, धारा की बात करें इसकी सजा की बात करें न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष तक की तो क्या है जेल, 5 वर्ष की जेल प्लस 15,000 रुपयों के लगे जुर्मानों। यानी अगर शादी वगैरह की एडवाइस देकर समाचार माध्यम से आप नहीं दे सकते, समाचार पत्रों की आप विज्ञापन ऐसे दहेज के बारे में कोई विज्ञापन आप समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं दे सकते। अगर आपने कहीं देने की कोशिश की तो कम से कम 6 माह से लेकर 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माने के लिए आप तैयार रहे। इसके बाद में आती है धारा 6। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। इसके बाद में आती है धारा 6। धारा 6 धारा 6 क्या कहती है कि दहेज पर हक, यानी धारा 6 कहती है कि जो दहेज होगा,
दहेज पर हक किसका होगा? पत्नी का होगा। किसका होगा? पत्नी का, या फिर उस स्त्री का होगा। दहेज पर हक पत्नी का होगा। अगर मतलब दहेज पर हक तो पत्नी का होगा। अगर शादी से 7 वर्ष पूर्व या शादी के 7 वर्ष बाद किसी कारणवश उस स्त्री की मौत हो जाती है तो उस दहेज पर उसके पुत्रों का अधिकार होगा, न कि उसके पति या ससुर का। उस दहेज पर अधिकार उसके बच्चों का होगा। अगर बच्चे शादी के जो मतलब बच्चे नहीं होते हैं तो फिर इस पर अधिकार उसके पिता का होगा, लेकिन सबसे पहला अधिकार उसके बच्चों का ही होगा और किसी कोई परिवार संबंधी का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा। तो धारा 6 ये कहती है कि जो दहेज होता है, दहेज पर अधिकार उसके पत्नी का होगा। अगर 7 वर्ष शादी से 7 वर्ष पूर्व या शादी से 7 वर्ष बाद में अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके दहेज पर उसका अधिकार उसके पुत्रों का होगा, न कि उसके परिवार वालों का। इसके बाद में आती है धारा, और अगर ऐसा हक छीनने की कोशिश करता है तो उसे क्या है? 1 साल की सजा। ऐसा हक छीनने का कोशिश करता है तो उसे 1 साल की क्या है? 1 साल की सजा। इसके बाद में बात आती है धारा 8। कौन सी? धारा 8। धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 कहती है कि भाई अगर किसी व्यक्ति पे ये धारा लग गई, दहेज निषेध अधिनियम के अंदर है, अगर किसी व्यक्ति पे ये धारा 8 लग गई तो वो एक संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है। न कि उसमें जमानत हो सकती है, कुछ भी इसमें सुलह नहीं हो सकती है। उसके उपरांत जो कानून प्रावधान बनाए गए वही नियम फॉलो होंगे, जिस पे ना तो कोई जमानत हो सकती है और ना ही किसी प्रकार की कोई रिहायत है। अगर इस धारा लगती है किसी व्यक्ति पे तो उसकी कोई मतलब है रिहायत या कोई किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। यानी ये क्या है? ये एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध है। या फिर दूसरी बात कहें तो गैर जमानती। क्या है? गैर जमानती। यानी जिस व्यक्ति पे ये धारा 8 लग गई तो ये समझ लो कि ये क्या है? एक बहुत संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है, और इसमें इस धारा से इसमें कोई भी सुलह यानी वो मामला सुलझेगा नहीं, सुलह नहीं हो सकती। सुलह नहीं हो सकती अगर किसी व्यक्ति पे धारा 8 लग गई है तो वो एक बहुत संज्ञेय अपराध है। उसे न किसी प्रकार की कोई मतलब जमानत मिल सकती है, न कोई किसी प्रकार की मतलब छूट मिल सकती है। वो एक संज्ञेय अपराध बन जाता है और उस पे जो कानूनी कार्रवाई अपनी प्रक्रिया अपने अनुसार ही करता है। इसके बाद में बात आती है कि धारा 8A। धारा 8A। धारा 8A क्या कहती है? धारा 8A कहती है कि महिला को, जो महिला होती है, महिला को 1 वर्ष के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाना। रिपोर्ट दर्ज करवाना। यानी दहेज के प्रति अगर कोई घटना घटी हो और पहले उस पर कोई मतलब प्रक्रिया नहीं उठाई हो तो जो घटना घटी है उस घटना के 1 साल के अंदर उस घटना का मतलब है मामला रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए। 1 साल तक वो मामला दर्ज करवा सकती है तो मामला इस धाराओं के अंदर दर्ज होगा। अगर 1 साल के बाद में जो अगर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है तो वो इस धारा में शामिल नहीं होगा। इसके बाद में बात आती है धारा 8B।
धारा 8 बी। धारा 8 बी क्या कहती है? धारा 8 बी कहती है राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध की यानी नियुक्ति। राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। धारा 8 बी कहती है कि राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की क्या होनी चाहिए? नियुक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नियुक्ति। किसकी? दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके बाद में आती है धारा 9, यानी धारा 9 की क्या है? धारा 9 कहती है धारा 9 कहती है कि भाई दहेज के नियम केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाए जाएंगे। जो दहेज का कानून बनेगा, दहेज के नियम है वो क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया जाएगा। यानी धारा 9 कहती है कि दहेज का जो नियम बनेगा वो क्या है? केंद्र सरकार ही बनाएगी। इसके बाद में एक धारा और आती है, वो आती है धारा 10। धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 कहती है कि कुछ नियम राज्य सरकार द्वारा भी बनाए जाए। धारा 10 कहती है कि भाई कुछ नियम राज्य सरकार के द्वारा भी बनाए जाने चाहिए। यानी राज्य सरकार द्वारा बनाया जाना चाहिए। यानी एक बार और रिपीट कर, धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 कहती है कि दहेज पर हक उसकी पत्नी का ही होगा। अगर जिस दिन शादी होती है उससे 7 वर्ष तक है, अगर किसी कारण से उस स्त्री की मौत हो जाती है तो उसकी मतलब दहेज होता है, उसके दहेज पर हक उसके पुत्रों का होगा, न कि उसके पति व परिवार वालों का। अगर उसी स्थिति में अगर बच्चे भी नहीं होते हैं तो उस पर अधिकार उसके जो पिता होता है स्त्री का, उसका होगा। इसके बाद में धारा 8 क्या कहती है? अगर किसी व्यक्ति पे धारा 8 लग जाती है तो वो एक संज्ञेय अपराध है, उसकी कोई मतलब जमानत नहीं है और गैर कानूनी मतलब ये अपराध है जो संज्ञेय अपराध और गैर जमानती धारा, इसमें कोई जमानत नहीं होती है और अगर इस पे धारा लग गई तो इस पे कोई जल्दी से सुलह नहीं हो सकती। इसके बाद में आती है धारा 8 ए। धारा 8 ए कहती है कि महिला को अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके 1 वर्ष के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके बाद आती है धारा 8 बी। तो धारा 8 बी कहती है कि राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके बाद में आती है धारा 9 की। धारा 9 कहती है कि दहेज के नियम बनाने का अधिकार किसको होना चाहिए? केंद्र सरकार को होना चाहिए। धारा 10 कहती है कि कुछ नियम राज्य सरकार को भी बनाने की अनुमति है। तो ये थे दहेज निषेध अधिनियम की धारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे दहेज निषेध अधिनियम की आईपीसी की जो धारा है वो धारा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो बनाए गए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, इसके आगे की कड़ी आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम हमने पढ़ लिया, उसकी जो धारा है वो पढ़ ली। इसके बाद बची है इसकी आईपीसी की धारा, वो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। तो मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।